हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ लीनियर इक्वेशंस का सेकंड लेक्चर। ऑलरेडी यार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट लेक्चर तुम्हें मिल जाएगा यूट्यूब पे, यार प्लेलिस्ट पे होगा यार। बाकी पूरा रियल नंबर, पूरा पॉलिनोमियल तो हम करा ही चुके हैं तुम्हें। तो मैथ्स का ये थर्ड चैप्टर है, ऐसे करते करते मैं तुम्हें सारे 16 चैप्टर्स का करा दूंगा, ठीक है। 9th क्लास भी तुम्हारी जल्दी शुरू होने वाली होगी, ठीक है। शुरू करते हैं यार, पिछले लेक्चर का एक बार रिकैप लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें क्या क्या कराया था। एक तो बेसिक्स पढ़ाए थे, थोड़े थोड़े बेसिक्स, ठीक है। फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था, आज मैं एलिमिनेशन मेथड कराऊंगा। लास्ट लेक्चर में भी कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने देखी थी ना, इस लेक्चर में भी देखने वाले हैं हम वो। तो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं अपने एलिमिनेशन मेथड को, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है मेरे पास, अगेन सेम चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, a1x b1y c1 और फिर a2x b2y c2, दो मेरी लीनियर इक्वेशंस है। क्या यार, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए, जैसे सब्स्टिट्यूशन में मैंने तुम्हें ये दिखाया था कि मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं x को निकाल दूंगा, x की वैल्यू हो जाएगी c1 माइनस b1y बाय a1, समझ रहे हो, पहली इक्वेशन से या दूसरी इक्वेशन से डिपेंडिंग। और फिर इस पूरी चीज़ को मैं उठा के क्या कर देता था यार, इसमें पुट कर देता था अपनी सेकंड इक्वेशन में, ताकि मेरे x और y दोनों की वैल्यूज़ निकल जाए। पहले y की निकलेगी फिर x की, जिस हिसाब से मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था उस हिसाब से। एलिमिनेशन में तुम क्या करते हो, किसी एक को ना माइनस कर देते हो, इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हो। अगर तुम्हें याद हो लास्ट इक्वेशन में, मतलब लास्ट लेक्चर में तुम्हें ये सब दिया था मैंने, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई कुछ ऐसा इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 2 मान लो। तो मैं दोनों को ऐड करता था, सबट्रैक्ट करता था। इस लेक्चर में मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाला कि ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। तो लास्ट लेक्चर जाके ज़रूर देखना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे सच दैट मैं एक टर्म या तो x की हो या y की हो वो डिलीट कर सकूं, एलिमिनेट कर सकूं, नाम ही एलिमिनेशन है। तो मैं पहले वाली पूरी इक्वेशन को LHS और RHS मल्टीप्लाई कर दूंगा a2 से। मतलब सही है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। जैसे मैं अगर तुम्हें ये कहता हूँ x इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन है। अगर मैं बोलूँ 5x इज इक्वल टू 15, तो ये दोनों सेम ही तो है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो दोनों साइड, तो कोई दिक्कत नहीं होती, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है। जीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए, जैसे कि जो a2 a1 है जीरो में नहीं है, सीधी सी बात। अब यार मैंने क्या किया, a2 ही चूज किया, क्यों, क्योंकि वो इसका कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन का। अब मैं साइमल्टेनियसली क्या करूंगा, अपनी जो सेकंड इक्वेशन है उसको पूरा a1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ यार नाम ले लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय a2 एंड सेकेंड बाय a1, टेक्निकली मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने करा, तो a1 a2 x आ गया, यहाँ भी a2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी a2 मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली अगली इक्वेशन में हर जगह a1 मल्टीप्लाई होगा, हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब तुम देख सकते हो ये और ये बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं सबट्रैक्ट करूँ 1 और 2 को, ये मान लो ये दूसरी इक्वेशन थी, ठीक है, सेम ही है, या तो मैं सबट्रैक्ट करूँ 1 और 2 को या फिर 2 और 1 को, तो मुझे कुछ चीज़ मिलेगी। जैसे कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा, यहाँ लिख रखा है, तो हमें आंसर अपने आप ही मिल जाएगा, मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी जिससे x की मिल जाएगी। अब मैंने इसको आगे करके नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि सीधा एग्जांपल लेके फिर तुम समझोगे। जैसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 11, x माइनस y/4 इज इक्वल टू 3, 2013। कैसे, मतलब ये PYQ है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। और यार PYQ इंटीग्रेटेड खूब है, सारे PYQ, कोई कमी ही नहीं है, देखो कोई कमी है ही नहीं भाई, इतने सारे तो PYQ करा दिए मैंने तुम्हें, कुछ बचा ही नहीं। ये देखो ख़त्म ही नहीं हो गया अभी तो यार, एंटायर PYQ से मैं तुम्हें पूरा लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। अगर कुछ इनके अलावा रह जाता है तो वो अलग से होगा फिर, जो मतलब नहीं आया आज तक PYQs में भी, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं एक बार, यहाँ देखते हैं अपना सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें यार पहली इक्वेशन को ऐसे लिख दो, हाफ ऑफ x के कोफिशिएंट को लेने की कोशिश करो, x/2 को मैं लिख रहा हूँ हाफ ऑफ x, बाकी सब ठीक है यार, 2y/3 11। दूसरी इक्वेशन मेरी कितनी है, 1x माइनस y/4 इज इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या करना होता है, x के कोफिशिएंट को मैच करना होता है, या फिर मैच नहीं, बेसिकली जो दूसरी चीज़ है उससे मल्टीप्लाई करना होता है और पहले वाले को इससे। मतलब जैसे इसका कोफिशिएंट हाफ है, हाफ को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लो, इसका 1 है, इसको इससे कर लो। क्या वो काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अब इंटू 1 कर दूं और इसको इंटू हाफ कर दूं, तो मेरे को कुछ अच्छी इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि यहाँ देखो तुम कन्वर्जन होके इक्वेशन कैसा बनेगा। यार गाइस अगर स्लो लेक्चर लग रहा हो तुम 1.5 पे देख सकते हो, बट थोड़ा प्यार से पढ़ाना ज़्यादा सही है, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा x/2
प्लस कितना 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही रहेगा ना यार, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा x/2 माइनस y/8 इज इक्वल टू 3/2, राइट। अब तुम देख सकते हो ये सेम है। अगर मैं इन इक्वेशंस को 1 और 2 मार्क कर लूँ फिर लिखूँ 1 - 2 तो मुझे क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप। बात समझ रहे हो मेरी। 1 - 2 क्या बोला था मैंने पिछले लेक्चर में कि LHS और LHS को सबट्रैक्ट करो, RHS और RHS को सबट्रैक्ट करो, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा मेरे को, x/2 तो हट जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ यार मैं सीधा। तो बचा 2y/3 प्लस y/8, ये प्लस इसलिए हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ 2y/3 माइनस माइनस y/8 तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू 11 - 3/2, ठीक है। इसको थोड़ा एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ेगा, हमें टाइम लगेगा यार। तो 8 × 2 कितना आ गया मेरा, 16y - 3y अपॉन 24 इज इक्वल टू 22 - 3/2। तो ये कितना हो गया फाइनली, तुम देख सकते हो आंसर मेरा आने ही वाला है 19y/24 इज इक्वल टू 19/2। तो 19 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 12 बचा सिर्फ, 12 को उस साइड ले जाओ तो क्लियरली y की वैल्यू आ गई कितनी, 12, y आ गया, ठीक है, डन। दिस इज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब x भी निकल जाएगा मेरा, कैसे, किसी भी इक्वेशन में पेल दो, किसी भी इक्वेशन में लिख दो। अब मेरे को ये रिजल्ट अगर पता है, y को यहाँ लिखता हूँ, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को उठा के देखते हैं। तो x/2 प्लस 2 टाइम्स y/3 इज इक्वल टू 11, कैंसिल आउट करो, 4 मल्टीप्लाई करो 8, 11 से उस साइड ले जाओ तो 3 बचा, तो x/2 इज इक्वल टू 3, x मिल गया मेरे को 6, इसको भी मार्क कर लो। अब यार इसी इक्वेशन में, ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब हर बारी ये नहीं होता कि तुम मतलब इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, कुछ तुम अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, है ना। जैसे कि यार अब देखो, इसको पूरा मैं मिटाता हूँ क्योंकि ये मैंने बढ़िया से किया ही नहीं बिल्कुल, पता है क्यों। अब यहाँ देखो, अगर मेरे पास x/2 है और यहाँ x है, क्या मैं इस इक्वेशन को 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता ताकि x आ जाए दोनों में, बिल्कुल कर सकता हूँ, वो करते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं x/2 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कंप्लीट इक्वेशन को, मुझे आंसर मिल जाता है x + 4y/3 इज इक्वल टू 22, यहाँ मिल जाता है x - y/4 इज इक्वल टू 3। अब मैं करता हूँ कितना यार, ये है 1, ये है 2, मैं लिखूंगा 1 - 2, मुझे एक आंसर कितना मिल जाएगा, 4y/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 19। अगेन सेम आंसर, 16y/12 इज इक्वल टू 19, सॉरी 19y, 16 + 3 19 हो गया ना, 19 19 कैंसिल, y मिल गया 12। अगेन यार किसी भी इक्वेशन में पेल दो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जैसे कि सेकंड इक्वेशन में अगर मैं y को लगाता हूँ तो कितना मिलता है, बहुत सिंपल है, x - 12/4 इज इक्वल टू 3, ये अगेन अपना 3 है तो x आ गया 6। कितना ज़्यादा सिंपल नहीं था। तो बहुत सिंपल टॉपिक यार, ये बहुत ज़्यादा बाद में काम आएगा, इसलिए यार मैं तुम्हें हर तरीके से करके दिखा रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक तरीके से भी सॉल्व हो सकती है, जो सब्स्टिट्यूशन था ना, कोई भी लीनियर इक्वेशन दुनिया की इन 2 वेरिएबल्स बहुत ही आराम से। बट फिर भी मैं तुम्हें इतने सारे तरीके बार बार करके इसलिए दिखा रहा हूँ, जब तुम 11th में यार फिजिक्स पढ़ोगे, कुछ भी चीज़ करोगे यार, इंजीनियरिंग जो भी है, लीनियर इक्वेशन या फिर ये जो सॉल्विंग वाली चीज़ आ जाती है ना, सॉल्विंग एनी 2 इक्वेशंस, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट है तो ये जो तुम अर्ली स्टेजेस में पढ़ रहे हो क्लास 10th में, बहुत ज़्यादा काम आएगा बाद में। तभी मैं बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, वरना मैं बड़ा फराटे से पढ़ाता हूँ मतलब, ठीक है। देखते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। देखो वर्ड प्रॉब्लम कितना आ गया मेरा, क्या आ गया, एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई। और यूजुअली यार यही आती है पेपर में भी, जिसमें बच्चे कई बार छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब नहीं बनता, पर फिर भी मैं तुम्हें सब कुछ करा दूंगा तो कुछ छूटेगा ही नहीं, ठीक है। पहला, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. ये फ्रैक्शन कैसे निकलेगा यार। देखो सबसे पहले तो फ्रैक्शन इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म p/q, क्या डाउट है इसमें, नहीं, मतलब बेसिकली रैशनल नंबर। मैं लिख देता हूँ x/y, मेरा मन कर रहा है क्योंकि ठीक है 2 वेरिएबल, तो मैं लिखूंगा लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, नहीं। अब मुझे ये दे रखा है कि अगर मैं फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है, मतलब कि अगर मैं न्यूमरेटर जो कि x है और डिनोमिनेटर जो कि y है, अगर मैं न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दूं, ये देखो, और सेम फ्रैक्शन रखूं, तो इसकी वैल्यू तो 1/3 है, ये दे रखा है मुझे। दूसरी इक्वेशन, इसको पहले तो मार्क करो 1, पहले तो इसको मार्क कर दो 1। दूसरी इक्वेशन तुम्हें क्या दे रखी है यार, वो ये दे रखी है कि अगर मैं 8 को ऐड करूं डिनोमिनेटर में तो 1/4 बन जाएगा। मतलब जो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रैक्शन है, अगर इसमें डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दूं तो ये 1/4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो को ये क्या बचा,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तुम बोलोगे कैसे यार, ये तो अजीब सा लग रहा है, एक्स बाय वाई ये सब तो हमने देखा ही नहीं था कभी। कोई बात नहीं यार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है, इतना तो आता ही होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर, इसको यहाँ। तो इसको एक्चुअली वन इक्वेशन मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करके मैं इसको लिख सकता हूँ 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अब इसको 1 मार्क कर लो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं। या फिर y को भी उस साइड ले आओ, जैसे कि तुम इसको ये लिख सकते हो यार, अगर मैं तुम्हें और अच्छे से बताऊँ तो 3x माइनस वाई, इसको तुम ये लिख सकते थे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। पर तुम बोलोगे डायरेक्टली कैसे किया, एनीवेज वही करते हैं। फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू वाई। अब दूसरी इक्वेशन में से भी 2 हटाओ एक बार, इसको कर दो यार सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। कोई डाउट है इस बारे में? नहीं। अब यार वैसे तो ये एलिमिनेशन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बट अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो, बस लिखा हो कि फाइंड द फ्रैक्शन, मेरे को नहीं दे रखा कि किस मैं सब्स्टिट्यूशन से निकाल रहा हूँ आंसर, मैं एलिमिनेशन से निकाल रहा हूँ आंसर, या मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल रहा हूँ, वो मेरी अपनी पर्सनल मर्जी है, ठीक है। तो मैं जैसे इसमें कुछ भी लगा सकता हूँ, मुझे पता है y की वैल्यू 3x प्लस 3 है, क्यों ना मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूँ यहाँ और आंसर 2 मिनट में निकाल दूँ, है ना। 2 मिनट का आंसर है। अगर ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो अगर मैं ये लिखता हूँ बस कि पुटिंग कितना यार, इक्वेशन 1 इन 2, हमें क्या मिल जाएगा पुट करके, बहुत सिंपल है यार। 4x इज इक्वल टू वाई की जगह क्या लिख दो, 3x माइनस 3 प्लस 8। कितना ज़्यादा सिंपल नहीं है, इसको काट दो यार यहाँ से, तो मैं सिर्फ बचका x बचा और कितना इज इक्वल टू 5। मिल गई x की वैल्यू। और चाहिए था क्या? हाँ बिल्कुल चाहिए था। अब देखो y भी तो चाहिए होता है हमेशा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हुए। तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 माइनस 3, तो कितना आ गया 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो इसको भी एक बॉक्स में मार्क कर लो, y 12 है। अब अगर तुम क्वेश्चन यहाँ छोड़ देते हो, जो कि छोड़ सकते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा यार, -1 मिल जाएगा जितने का भी क्वेश्चन होगा। 4 का होगा तो 3 मिलेंगे या 3.5। ऐसा क्यों? जो मुझसे पूछा गया था वो तो हमने लिखा ही नहीं। मुझसे पूछा था फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन तो x बाय वाई है ना, तो फ्रैक्शन है 5/12। सो द आंसर, आर फाइनल आंसर इज x डिवाइडेड बाय y विच कम्स आउट टू बी 5 डिवाइडेड बाय 12। ये है मेरा आंसर, मुझे ये लिखना है, दिस इज द फ्रैक्शन। ओके ठीक है, सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नहीं, इससे पहले कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस। अच्छा थ्योरी आ गई यार, वैसे यार मेरे को प्रैक्टिस ज़्यादा पसंद है थ्योरी से, बट ये भी कराना बहुत ज़रूरी है। अगेन यार ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना यहाँ पे, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बट तुम्हें अलग से इसका वो नहीं दे रखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अलग से कैसे करें। आई गेस आरडी में दे रखा होगा, बट मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। देखो कहने का मैं क्या बता रहा हूँ क्वेश्चन में, अगर तुम्हें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू डी के फॉर्म के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो इनको तुम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हो। मतलब यार तुम एलिमिनेशन तो कर ही सकते हो। कैसे? जैसे इसमें हम b मल्टीप्लाई कर देंगे इसका कोफिशिएंट, इस इक्वेशन में हम a मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट, फिर माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट कमाल ले देखो, अगर मेथड मेरा ये है, फर्स्ट स्टेप ऐड 1 and 2, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं मुझे क्या मिलेगा, LHS प्लस LHS, जो कि कितना आ गया यार मेरा, ax प्लस bx, by प्लस ay, x को कॉमन लो, a प्लस bx, a प्लस by। यहाँ से अगेन मैं a प्लस b को कॉमन ले सकता हूँ, सिर्फ x प्लस y बचेगा और उसको नीचे लेकर जा सकता हूँ। एट द एंड x प्लस वाई मेरे को मिल गया c प्लस डी, a प्लस b। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं स्टेप 2 में सबट्रैक्ट करता हूँ 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, जो भी मेरा मन करे, तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस बी माइनस ए वाई, देख रहे हो, इज इक्वल टू सी माइनस डी। सही कर रहा हूँ? हाँ। अब अगर मैं a माइनस बी को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बचा x, यहाँ से माइनस वाई, क्योंकि मैंने उल्टा किया है, -1 को कॉमन लिया, ये आ गया c माइनस डी। तो एंड में मुझे मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन ए माइनस बी। मैंने अब क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 3 और 4 ऑलरेडी मार्क कर रखा है। एक बात बताओ यार, जब मैं तुम्हें ये बोलता था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, ठीक है, और फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, ये सब दे रखा होता था, तो तुम सॉल्व कर सकते थे ना बड़ी आराम से। तो बस ये क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हो चुका है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस और x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस में, समझ रहे हो? इसके बाद तो तुम्हें आता ही है। ये देखो कर रखा है, इन दोनों को ऐड करो, y कट जाएगा, 2x की वैल्यू ये आ गई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, x कट जाएगा, 2 वैल्यू की y ये आ गई। कितना ज़्यादा सिंपल है बस। तो इसका सीधा सीधा एक क्वेश्चन करते हैं यार बिना टाइम वेस्ट किए। अब ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ऐसे भयंकर क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे पास। तुम देख सकते हो 27, 31, इतने बड़े बड़े नंबर, 85, दिक्कत हो जाएगी भाई। दिक्कत कैसे होगी यार, यहाँ देखो, अगर मैं एलिमिनेशन लगाऊं, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मेरा मन कर ही रहा है कि भाई चलो यार एलिमिनेशन करनी है आज तो मेरे को, अगर क्वेश्चन में लिख रखा है तो तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें फिर भाग नहीं सकते तुम। बट अगर नहीं लिख रखा तो मैं बता रहा हूँ, अगर कर भी दी तो क्या होता है,
पहले को मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन को पूरा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे यार, डायरेक्टली कर ही देता हूँ 31 से, क्योंकि दूसरे का कोफिशिएंट देखना है, ठीक है। तो अगर करूंगा तो कितना आएगा 27 इंटू 31x प्लस 31 का स्क्वायर y, ठीक है, इज इक्वल टू 85 इंटू 31। दूसरी इक्वेशन को मैं 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे अगेन कितना आ गया 27 इंटू 31x प्लस 27 स्क्वायर y इज इक्वल टू 89। यहाँ पे कितना यार 89 इंटू 27, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा इन दोनों को ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है। इवन देन मुझे क्या मिलेगा यहाँ से यार, y में 31 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। चलो इसमें तो मैं a प्लस बी ए माइनस बी फिर भी लगा सकता हूँ, हो सकता है थोड़ा ईजी आंसर आ जाए। इनका मैं क्या करूँगा, ये देखो 85 31 माइनस 89 27, भाई बहुत भारी भारी मल्टीप्लीकेशन है, और आई गेस कुछ कट भी नहीं रहा है इसमें। ये देखो ये 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, किस चीज़ को कैंसिल आउट करूँगा मैं, वो भी एक दिक्कत है अलग, इसको अलग दिक्कत है। तो क्या करो यार, तुम इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसलिए एलिमिनेशन की, जो मैंने अभी जस्ट तुम्हें कुछ ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस करवाए हैं उससे हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे करा जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एडिंग 1 and 2, तो तुम यहाँ लिखोगे एडिंग, ये एकदम बोर्ड्स का तरीका बता रहा हूँ यार मैं तुम्हें, 1 and 2 वी गेट, ठीक है, वी गेट क्या क्या मिल जाएगा मुझे, सीधा करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 27 प्लस 31 टाइम्स x प्लस y, डायरेक्टली कर लो क्योंकि दोनों में ही सेम ही एडिशन मेरी हो रही है। यहाँ पे यहाँ कितना मिल जाएगा मेरे को 85 प्लस 89, कितना होता है 85 प्लस 89, 85 प्लस 85 कितना होता है यार मेरा 170 174। ओके, अब देखो मन में क्या करो, जैसे मैंने मन में किया ना ऐड, ठीक है। ये कितना बन गया मेरा, यहाँ से मेरे को मिलती है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 31, कितना हुआ यार 31 41 51 58, तो 174 बाय 58। कमाल की बात है, आंसर 3 आ रहा है, बहुत ही कमाल की बात है। तुम बोलोगे ऐसा मेरे को कैसे दिख गया, 50 इंटू 3 150, 8 इंटू 3 24, ऐड कर दो 174। आई गेस तुम्हें समझ आ रहा होगा, मैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ अपने दिमाग में भी हमेशा, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले ये मिल गई, इसको मार्क कर इक्वेशन नंबर 3। फिर तुम्हें क्या करोगे यार, तुम लिखोगे सबट्रैक्टिंग, सीधा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस 2, व्हाट वी गेट इज माइनस 4x, ठीक है, और यहाँ कितना मिल जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस किया मैंने -4 को कॉमन ले लो, तुम्हें मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। समझ आ रहा है, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, वापस से 3 और 4 को ऐड करना है और 3 और 4 को सबट्रैक्ट करना है। थोड़ा बड़ा मेथड है बट कोई बात नहीं, बड़ा थोड़ा ईजी है बहुत, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3 प्लस 4, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है 2x, क्योंकि y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो यहाँ से सीधा सीधा मेरे को x मिल गया जो कि है 2, कितना ज़्यादा सिंपल। अब या तो तुम 2 को यहाँ पुट कर दो, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर तुम थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा लो, या फिर जैसे ये कर सकते हो 3 माइनस 4, इससे कितना आंसर मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आ गया मेरा 1, सिंपल। तो यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने का ये एक बहुत ही कन्वीनियंट और छोटा तरीका है, आई गेस तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस करते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन लगता है यार मेरे को, ऐसे टाइप के जो होते हैं ना यार, क्या लिख रहा हूँ स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या, नहीं, ये बढ़िया क्वेश्चन लगता है। कैसा, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर दैन 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 years hence his father's age will be 10 years more than twice the age of his son। यार कुछ बच्चों को देख के बड़ा गुस्सा आता है, ये मतलब सॉल्व नहीं कर पाते हैं कुछ बच्चे ना, तो उनको ये क्वेश्चन देख के बड़ा गुस्सा आता है। इससे मेरे को याद आता है, अगर तुमने यार वीडियो देखी है, पता नहीं किसकी थी, टीवी या फिर किसकी, अ डे विद RD शर्मा, अगर नहीं देखी तो यार ज़रूर देखना यार, मतलब पढ़ के पहले लेक्चर कंप्लीट करना, ठीक है। तो अ डे विद RD शर्मा नाम की वीडियो है। काफ़ी फिट हो सर आप। क्या उम्र है सर आपकी? आज से 4 साल पहले मेरे बेटे की उम्र मेरी उम्र से आधी थी, आज उसकी उम्र 30 साल है। कितने? 30। हाँ, तो तुम बताओ मेरी उम्र कितनी हुई? अब हम एक्चुअली में देखने वाले हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 कौड़ी के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, आराम आराम से पढ़ना यार, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता कभी। जैसे यार द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर दैन 3 times द एज ऑफ ए सन। सबसे पहले एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर नहीं पता तो क्या x मान लो, ठीक है, खत्म। फिर एज ऑफ सन नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको यार तुम y मान लो, वेरिएबल तो 2 ही है, काम तो 2 ही वेरिएबलों का करना है इस चैप्टर में, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर, और ये जो मैंने लिखा है ना यार, इसके ब्रैकेट में जरूर मेंशन करूंगा मैं प्रेजेंट एज, कितना यार प्रेजेंट एज दोनों की, मतलब अभी कितने साल के उसकी बात हो रही है।
जो पहले से थे उनकी अलग बात होगी, ठीक है, जो बाद में होगा। मुझे क्या दे रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ ए सन। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 3 ईयर्स मोर देन, मतलब 3 साल ज़्यादा 3 टाइम्स द एज ऑफ ए सन। सबसे पहले ऐसे पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, 3 टाइम्स द एज ऑफ ए सन, देखो ऐसे ब्रैकेट में लिया करो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर्स मोर देन, अब ये देखो, अब 3 टाइम्स द एज ऑफ ए सन यानी कि मोर देन 3x, यानी कि 3 + 3x 3y, आई एम सॉरी, ठीक है, इसकी एज तो y है, बेटे की एज y है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये मिल गई मेरे को x और y की टर्म्स में, ठीक है, बहुत ही सही। दूसरी को कैसे निकाल लेंगे हम, वो देखते हैं एक बार। दूसरा दे रखा है 3 ईयर्स हेंस। अब वो तुम सोचोगे यार हेंस मतलब क्या, पास्ट टेंस की बात हो रही है, अगर इंग्लिश दिक्कत है थोड़ी सी तो कोई बात नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा है फादर्स एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन, विल बी यानी कि फ्यूचर की बात करी गई है, 3 ईयर फ्यूचर की बात करी गई है। मुझे बताओ आफ्टर 3 ईयर्स, यहाँ टेबल बना के लिख दिया करो, आफ्टर 3 ईयर्स दोनों की एज कितनी होगी यार, फादर की एज कितनी होगी यार, फादर की एज होगी x + 3 और सन की एज भी कितनी हो जाएगी यार, x + 3 होगी ना यार, 1000 साल थोड़ा बड़ा हो जाएगा यार, वो 3 साल बढ़ रहे हैं दोनों की टर्म, ठीक है, तो इसको मार्क कर ले हमने, ठीक है। अब इसमें रिलेशन देखते हैं, मुझे क्या दे रखा है, 3 साल बाद बाप की जो एज है वो 10 साल ज़्यादा है, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ठीक है। पहली बात तो सन की एज भी अपडेट हो चुकी है, वो x + 3 हो रखी है। मुझे दे रखा है 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ट्वाइस द एज ऑफ द सन 10 ईयर्स मोर देन। तो ऐसा करो, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ट्वाइस करना है। ट्वाइस कितना होता है यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन तुम यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तुम ये चीज़ लिखोगे कि फादर की नई फ्यूचर एज जो कि x + 3 है, उसकी वैल्यू कितनी है यार, 10 ईयर्स मोर देन कितना, ट्वाइस द एज ऑफ सन, मेरा x + 3 है इस टाइम पे, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, y + 3, यहाँ भी मैंने x लिख दिया, 2 वेरिएबल है मेरे, ठीक है, इसको लिखो यार y + 3 ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, या फिर कोई बात नहीं, हमने सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ रखा है, मैं कह नहीं रहा था 2 कौड़ी का क्वेश्चन रह गया है, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक रिलेशन है कि x की वैल्यू 3 + 3y, उसको यहाँ पे पुट कर दो, हमारे सन की एज निकल जाएगी और फिर बाप की उम्र भी निकल जाएगी। तो तुम सब सीधा ये लिखोगे 1 and 2, या फिर तुम लिखोगे पुटिंग 1, पुटिंग कोई वर्ड होता भी है, I'm confused right? हाँ तो पुटिंग 1 in 2, ठीक है, तो तुम्हें कितना मिलेगा, वी गेट, हमें यहाँ से मिल जाएगा 3 + 3y + 3, सिर्फ x की जगह डाला है 3 + 3y, कंफ्यूज मत होना, इज इक्वल टू 10 + 2y + 6। अब तुम 6 कैंसिल आउट कर दो, सबसे पहले तो कर दिया, फिर ये 2y भी कैंसिल आउट करो, सिर्फ y बचा, y की वैल्यू कितनी आ गई, बेटे की उम्र कितनी है 10 साल, बाप की उम्र कितनी होगी, कोई भी इक्वेशन उठा लो यार, ये रही इक्वेशन। और प्रेजेंट एज पूछी थी मुझसे, फ्यूचर पूछी जाती है, और अगर तुम 10 लिख देते नंबर कट जाते, क्यों, फ्यूचर एज है y + 3 यानी कि 13 साल। तो बाप की उम्र कितनी है 3 + 3y, जो कि तुम देख सकते हो कि x की वैल्यू आ गई 3 + 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यार 40, x की वैल्यू कितनी है 40, इसको 3 गुना कर दो प्लस 3, गलत लिख रहा हूँ मैं, इन 2 कर दिया, ये देखो गलती कर दी ना, मैं भी सोचूं x की वैल्यू कितनी है मेरी 3 + 3y, यानी कि 3 + 30, तो x आ गया 33, जो फादर है वो 33 ईयर्स का है, सन है 10 ईयर्स का है, ठीक है, देख सकते हो तुम, अगर इसको ट्रिपल करके 3 ऐड कर दूं तो ये मिल जाएगा मेरे को, और अगर इसको मैं अगर फ्यूचर में जाऊंगा ये 36 हो जाएगा और ये 13, तो 36 और ये बन गया मेरा 13, इसको डबल करो कितना आ जाएगा 26 + 10 करो 36, तो इट इज़ वैलिड करके भी देख लिया करो एक बार, ठीक है। तो करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। अब देखो सेम क्वेश्चन दे रखा है, होमवर्क, क्या करना है यार, होमवर्क, ठीक है। और यार ऑल्सो जो मैंने इससे पहले वाली लेक्चर कराया था मैं भूल गया, उसमें एक्सरसाइज 1.1 तुम्हें नहीं करनी, वो थोड़ी डिफरेंट है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज एक्चुअली में करनी होगी। अभी के लिए या तो वेट करो, क्योंकि मैं जो तुम्हें इस चैप्टर में क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ये होमवर्क दे दिया, अब इसको करो, इसको लिख दो, नोट करो, सॉल्व करो, मैं तुम्हें इसी में होमवर्क दे दिया करूँगा, एनसीईआरटी अलग से बाद में हम लास्ट में कर लेंगे सॉल्व, ओके। सिर्फ इस चैप्टर के लिए, अगले चैप्टर के लिए ऐसा नहीं होगा। तो मुझे दे रखा है फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 2 is subtracted from the numerator, 1/2 1 is subtracted from the denominator, find the fraction, सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज बदल दी, खुद सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन, अ फादर एज 3 टाइम, अरे देखो कितना ईजी है, बट नहीं, ये होमवर्क, वैसे तो होमवर्क लो, इसको मैं फिर भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसको तुम क्या करो, होमवर्क ले लो, ठीक है। तो गाइस यार करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यार मैंने ये वाला सेकेंड, थर्ड,
और फोर्थ 4 क्वेश्चंस कर लिए थे और आईपैड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई थी, तो कोई बात नहीं फिर से कर लेते हैं। तो ये प्री रिटन क्वेश्चन समझना बच्चों यार तुम्हें, ठीक है। मैं इनको ही एक्सप्लेन कर देता हूँ जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया बट वो सेव नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, अ फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years his age will be 2 times द सम ऑफ देयर एजेस, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। देखो क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या था, डिफरेंस इतना है कि यहाँ 2 बच्चे हैं, तो तुम बोलोगे 2 और वेरिएबल्स आएगी, जैसे कि मैंने y और z लिख रखा है यहाँ पे। बट पहले तो इसको होमवर्क में करो, नहीं होता तो देखो, पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं होता तो ही देखो। प्रेजेंट एजेस, बाप की एज x, पहले बच्चे की y, दूसरे बच्चे की z, ठीक है। दोनों का सम y प्लस जेड ऑफकोर्स, क्योंकि सम की बातें हो रही है हर जगह। अगला, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद पापा की एज x प्लस 5, पहले बच्चे की y प्लस 5, दूसरे बच्चे की z प्लस 5। इन दोनों का सम, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी ले रखा है कि द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years, वो कितना होगा, y प्लस जेड प्लस 5 यानी कि y प्लस जेड प्लस 10, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ अपनी प्रेजेंट की बात करते हैं, मुझे क्या कंडीशंस दे रखी है। कंडीशन ये दे रखी है, फादर्स एज इज 3 times सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो y प्लस जेड इंटू 3x है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। इक्वेशन नंबर 2, जो कि ये है मेरी 2 इक्वेशन, कैसे निकलेगी, फ्यूचर की एजेस को देखो। फ्यूचर में मुझे क्या दे रखा था, आफ्टर 5 years हिज एज, यानी कि x प्लस 5 बदल गई है, अपडेट हो गई है, हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। बट ये भी अपडेट हो गया है, ये सिर्फ y प्लस जेड नहीं रहा है, y प्लस जेड प्लस 10 हो गया है। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। तुम बोलोगे यार 3 वेरिएबल है, ये तो हमने सीखा ही नहीं। अरे भाई सीखना है ही नहीं, y प्लस जेड को इकट्ठा तुम एक वेरिएबल मान लो, ठीक है। और एनीवेज मुझे सिर्फ पूछी है एज ऑफ द फादर, अलग से y और z नहीं पूछे, तुम निकाल भी नहीं सकते हो कभी, तुम्हें पता है, सिर्फ x निकालना है। कैसे देखते हैं। मैंने क्या किया, y प्लस जेड को 3 को नीचे ले गया तो x/3 आ गया। यहाँ पे क्या किया, y प्लस जेड x/3 प्लस 10 2 times, ठीक है। कितना है यार, ये x प्लस 5 के बराबर है। अब मैंने क्या किया, इसको लिख सकता हूँ x प्लस 30/3, 3 को इस साइड ले गया, 2 को इस साइड ले गया, तो 3x प्लस 5 2x प्लस 30, 3x प्लस 15 2x प्लस 60, 3 और उसको काटो सिर्फ x बचा, 15 को वहाँ से काटो 45, तो बाप की उम्र है 45 साल, ठीक है। अब तुम बोलोगे बच्चे की उम्र कितनी है, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बच्चों के सम था x प्लस 3, x/3, तो यानी कि 45/3 यानी कि 15 साल की उम्र होगी मिला के। तो हो सकता है यार 9 साल एक बच्चे की हो, दूसरे की 6 साल हो सकता है एक 10 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा है, कुछ भी हो सकती है ना कॉम्बिनेशंस, तो वो हम अलग से नहीं निकाल सकते हैं। बट पूछा ही गया था एज ऑफ द फादर, तो वो हमने बता दी, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रखा है हॉस्टल के ऊपर, जो तुम जाओगे यार 2-3 साल बाद, ठीक है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। देखो जब हॉस्टल जाते हो ना, 2 चीज़ों के खर्चे होते हैं, एक तो होता है कमरा यानी कि रेंट देते हो जहाँ तुम रहते हो, एक होता है खाना, बहुत ही ऑब्वियस बात है ना, एक होती है खाना और एक होता है कमरा, ठीक है। मुझे दे रखा है कि कुछ वो फिक्स चार्जेस है और बाकी डिपेंड करता है कि तुमने नंबर ऑफ डेज, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, यानी कि एक जो रहने का चार्ज है ना वो फिक्स्ड है। मतलब मान लो कि x इज इक्वल टू फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस, रेंट, रूम का रेंट, उसके बाद y इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। डे की क्यों बात करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 25 days he has to pay 4,500 rupees, whereas a student B who takes food for 30 days he has to pay 5,200. Find the fixed charges and cost of food. यार कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से कि 4,500 सिर्फ खाने का चार्ज है, नहीं, रहने का भी है, फिक्स्ड है, मुझे नहीं पता कितने हैं। तो देखो मुझसे पूछा है फिक्स चार्जेस पर मंथ जो कि x है, और फिर कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, क्योंकि डे के हिसाब से बदल रही है, तो उसके मैं मान लेता हूँ कि वो है मेरा y के बराबर, राइट। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से जो A स्टूडेंट है वो क्या करता है, 25 दिन खाना खाता है और रेंट देता है, तो रेंट हो गया x, 25 दिन का खाना 25 इंटू y, ये दे रहा है 4,500, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा स्टूडेंट B दे रखा है 30 दिन का खाना, रेंट तो पूरा, यानी कि रेंट x, 30 दिन का खाना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5,200 दे रखा है। क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यार, सिर्फ माइनस करो, 2 - 1 कर दो, बहुत सिंपल से x और x
कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और तुम्हें फिर कितना मिल जाएगा 5200 माइनस 4500, यहाँ देख सकते हो 700, तो 700 इज इक्वल टू 5y, क्योंकि देखो 5y आएगा ना 30 माइनस 25, 5y डायरेक्टली कर रहा हूँ, y आ गया 140 क्योंकि 14 इंटू 5 70 होता है, ठीक है। अब x को कैसे निकालें, बहुत सिंपल, या तो ये इक्वेशन लो या ये इक्वेशन लो, कोई भी इक्वेशन उठा लो यार यहाँ से तुम, ठीक है। मैं पहली इक्वेशन उठा रहा हूँ, तो x प्लस 25 इंटू 140 इज इक्वल टू 4500, ये कितना आता है यार मेरा 25 इंटू 14, देखो मैंने कर रखा है यहाँ पे, सारा कर रखा था यार, वापस करने में कितना वो लगता है, तो कोई बात नहीं। 25 इंटू 14, 25 इंटू 10 250 प्लस 25 इंटू 400 यानी कि 350, 3500, इसमें से माइनस करोगे 1000, तो 1000 रुपये क्या है हमारा रहने का खर्चा है, और 140 रुपये एक दिन का खाने का खर्चा, ठीक है। तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, बहुत से ज़्यादा सिंपल है। 2 chairs and 3 tables cost rupees 5650, whereas 3 chairs and 2 tables cost rupees 7100. Find the cost of a chair and a table separately. यार मतलब मान लो कि मैं 2 चेयर खरीदता हूँ, 3 टेबल तो कुछ पैसे देता हूँ, 3 चेयर खरीदता हूँ, 2 टेबल तो कुछ पैसे देता हूँ, इंडिविजुअल उनकी प्राइस पूछी गई है मुझसे, कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि x है कॉस्ट ऑफ चेयर, मान लेते हैं y है कॉस्ट ऑफ टेबल, सिंपल, बहुत सिंपल हिसाब, इससे सिंपल क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं 2 चेयर और 3 टेबल खरीदता हूँ तो इतने पैसे लगते हैं, अगर मैं 3 चेयर और 2 टेबल, देखो 2 टेबल 3 चेयर खरीदता हूँ तो 7100 लगता है। 2 इक्वेशन बन गई तुम्हारी, ठीक है। होमवर्क भाई ये तो तुम खुद ही करोगे यार, ये मैं करके दिखा चुका हूँ ना तुम्हें कैसे करते हैं, ax by bx ay वाला सिस्टम है ना, तो बस कुछ नहीं करना, पहले ऐड करो फिर सबट्रैक्ट करो, बस बात ही खत्म। तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम, और ये भी यार मैं पहले से कर चुका था सॉल्व, कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, यानी कि जो इनकी कमाई आती है, सैलरी आती है वो 9:7 की रेशियो में। मान लो कि इसकी सैलरी 90,000 है, इसकी 70,000 है, बढ़िया सैलरी होती है जो कि, ठीक है। और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा 4:3 की रेशियो में, मान लो ये 4,000 रुपये को खर्च उड़ा रहा है, कि 3,000 उड़ा रहा है, जो भी है 40 उड़ा रहा है, 30 उड़ा रहा है, रेशो वो है। फिर पूछा है, ये बताया गया है कि ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। सबसे पहले तो यार थोड़ी हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यार क्या, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 9x मान लिया मैंने, मान लिया, और सेकंड पर्सन 7x, क्योंकि इनकी रेशो कितनी रहेगी, सेम, 9x बाय 7x, x और x कैंसिल हो जाएगा, 9:7। तो काफ़ी फेयर है एक x जोड़ना, जिसकी वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है सैलरी कितनी होती है, ठीक है। फिर इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, इसको मिटाता हूँ यार, क्यों लिख रखा है मैंने पहले से आंसर, ठीक है। इनकम ऑफ सेकंड पर्सन मान लो कि मेरी 7x के बराबर है। फिर मैंने ले लिया एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन 4y, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि देखो मान लो कि x मेरा 10,000 था, सच दैट इनकम हो गई 90,000, पर क्या मैं y को भी इतना ले सकता हूँ, नहीं, 40,000 थोड़ा उड़ा रहा है, उस रेशो में उड़ा रहा है, मुझे नहीं पता कितना उड़ा रहा है, तो 4y। एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन इज 3y, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है यार, यहाँ पे मुझे एक इकोनॉमिक्स की चीज़ पता होनी चाहिए कि सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितना तुम बचाते हो, कितना जो आता है उसमें खर्च कर देते हो, सेविंग हो गई तुम्हारी, सिंपल, कोई और तो है नहीं टर्म इसके लिए। पहले पर्सन की सेविंग्स अलग अलग देखते हैं, अब कितनी होगी, उसकी इनकम माइनस उसका खर्चा, उसकी इनकम माइनस उसका खर्चा, 9x 4y, तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़, यहाँ रुपीज़ भी लिख देना, कोई बात नहीं, वैसे तो इक्वेशन दो। सेकेंड पर्सन 7x माइनस 3y, उसकी इनकम उसका खर्चा नेगेटिव कर दो, तो मैं मिल गया 2,000 रुपये। अब यार ये मेरी पहली इक्वेशन है x और y में, ये दूसरी इक्वेशन x y में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके बाद तो वैसे तुम्हारा होमवर्क था, बट कोई बात नहीं, तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें माइनस कर दो या तो डायरेक्टली 1 माइनस 2। अब तुम बोलोगे यार भाई मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाऊं क्या, मतलब मैं x की वैल्यू निकालूं क्या, 2000 प्लस 4y अपॉन 9, नहीं नहीं नहीं। क्या मैं इसमें एलिमिनेशन करूं, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर उसको 9 से, नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं, बस क्या करो माइनस कर दो बस। क्यों, क्योंकि यार ये जो टर्म है मेरी ये कैंसिल आउट हो रही है, 2000 मेरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 1 इज इक्वल टू 2, या फिर इक्वेट कर दो सिंपल सिंपल, मतलब कि इसका LHS अगर 2000 है, इसका LHS अगर 2000 है, दोनों आपस में भी बराबर हो गए, यानी कि 9x माइनस 4y इक्वल टू 7x माइनस 3y, यानी कि 9x 7x 2x 4y माइनस 3y y, सिंपल, बहुत सिंपल। अब अगर 2xy मिल गया, इसको किसी भी जगह पटक दो, इसमें या इसमें, तुम्हारी मर्जी। तो 9x माइनस 4 इंटू वाई की जगह 2x लिख दो इज इक्वल टू 2000, 8x 9x, सिर्फ x बचा 2000। क्या मुझे सिर्फ x निकालना था? नहीं, मुझसे पूछी गई थी मंथली इनकम ऑफ बोथ द पर्सन्स, यानी कि
इसकी मंथली इनकम कितनी है 9x, 9 इंटू 2000 18,000 रुपीज़, 7x 7 इंटू 2000 14,000 रुपीज़। तो पहले ना यार क्वेश्चन पढ़ लिया करो, कहीं एकदम से ये ना हो तुम y भी निकालने की कोशिश करो। वैसे 2 मिनट लगेंगे, हो ही गया y इज इक्वल टू 4,000, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी लिखने की, तो मैं बस ये दिखाना था। अगर ये ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन यार मैंने जो किया था, मतलब मैंने किया नहीं था, अच्छी बात है, ये कटा नहीं वीडियो में, तो मतलब बना ही नहीं था। तो सॉल्व करते हैं यार गाइज अपने इस क्वेश्चन को। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, या नहीं सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा लेंदी खिंच गया यार, हमारा जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी खिंच चुका है, तो कोई बात नहीं यार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर इसको अगली क्लास में पढ़ाऊँ, इस चीज़ को अगली क्लास में पढ़ाया जाए, बताओ यार। लेक्चर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, फिर मेरे को लेंदी हो जाएगा। छोड़ो, इसी क्लास में करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, इसी क्लास में करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 नंबर्स इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। एक तो यार इसकी इंग्लिश इतनी गंदी है ना, आधे बच्चे देख के छोड़ते हैं। बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। तो मैं बस लिख दो एस यहाँ पे, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ऑफ 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। पहली बात तो मान लेता हूँ मेरा 2 डिजिट नंबर एक्स वाई के फॉर्म में है। अब क्या इसका मतलब क्या है कि वो एक्स वाई है, इसका नंबर एक्चुअली में है, मेरा नंबर है 10x प्लस वाई। इतनी बात तुम्हें आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक लिख रहा हूँ मैं, अपना वो जो टेंस हंड्रेड्स होता है ना, बेसिक बात लिख रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बचपन में पढ़ चुके हैं हम ये। 10x प्लस वाई होता है तो होता है बस 10x प्लस वाई, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ 95 तो इट इज़ 90 प्लस 5, 9 इंटू 10 प्लस 5, समझ रहे हो। तो अगर मेरा नंबर है एक्स वाई की फॉर्म में, तो एक्चुअल में नंबर मेरा है 10x प्लस वाई, ठीक है। मैंने कर दिया, बिल्कुल कर दिया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स तो मेरे x और y है ना, डिजिट्स तो x और y है, तो इन दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है 9, तो इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। ये तो दे रखा है, सम ऑफ डिजिट्स इज 9, ठीक है। अगली चीज, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। आराम से, अब सबसे पहले तो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर को हटाओ, सबसे पहले रिवर्स करते हैं ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्स का मतलब नंबर बन जाएगा yx, एक्चुअल नंबर कितना हो जाएगा 10y प्लस x। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिवर्स करते ही नंबर बन गया yx। अब मुझे ये दे रखा है कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। नंबर क्या है ये, अभी रिवर्स नहीं किया, तो 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर क्या है यार, इट इज इक्वल टू ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो नंबर क्या आया था ऑब्टेन करके, ये आया था, नंबर ये है, दिखने में ऐसा है, एक्चुअल नंबर क्या है 10y प्लस x है। तो ये मेरे को मिल गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। बहुत ज़्यादा सिंपल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक्चुअली 1 नहीं, ठीक है। तो ये कितना बना यार मेरा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। फर्दर कितना यार, ये बन गया 88x इज इक्वल टू 11y। कोई दिक्कत नहीं, अब बहुत ही अच्छी बात है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यार इससे, राइट। मुझे मिल जाएगी अपने y की वैल्यू कितनी 8x। इसको यार मार्क कर लो, ये चीज़ मिल चुकी है मुझे, y और x में रिलेशन मिल चुका है। तो पहले तो मेरे को ये इक्वेशन, मैंने सिर्फ क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो एक्चुअली में इसको तुम 2 मार्क करो, ठीक है, इसको नहीं, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में रिलेशन देखो, y 8x है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, बाय सब्सटीट्यूशन वी गेट x प्लस कितना, 2 को सब्सटीट्यूट किया मैंने 1 में, तो आ गया x प्लस 8x इज इक्वल टू 9। तो कितना आ गया 9x इज इक्वल टू 9। बहुत सिंपल, ये तो मैं देख ही चुका था। तो आ चुका है x इज इक्वल टू 1, x1 आ गया, तो y कितना हो गया 8। तो मुझसे क्या पूछा था यार, मुझसे एट द एंड पूछा फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर, ये ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर। कितना ज़्यादा सिंपल है यार। पहला नंबर कितना आ गया 18, दूसरा नंबर कितना आ गया 81। कितना ज़्यादा सिंपल नहीं था। एक बार यार कंफर्म करते हैं, वेरीफाई करना बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, देखो मैं कोने में करके दिखा रहा हूँ तुम्हें ये चीज़। यहाँ पे तुम्हें करना है, सबसे पहले ओरिजिनल नंबर अगर 18 था सच में और 81 उसको रिवर्स करके करते हो, तो मुझे बताओ इन दोनों का सम क्या 9 है, बिल्कुल है, 8 + 1 9, तो ठीक है, दिस इज ट्रू। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो यानी कि 18 × 9, अभी पूरा नहीं लिख रहा मैं, वैसे जो भी आंसर आएगा मेरा 162 आएगा। 18 × 9 ये किसके बराबर होना चाहिए, टेक्निकली किसके बराबर होना चाहिए, 2 टाइम्स कितना 81। हाँ ट्रू है यार, ये भी 162 है,
ये भी 162 है, तो ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ये बस रफ वर्क में चेक करना यार थोड़ा सा सही रहता है, ठीक है। तो गाइज अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हारा सेशन खत्म हो जाएगा, तुम रिलैक्स कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, वाइल टीचिंग अबाउट द इंडियन नेशनल फ्लैग टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द ब्लू कलर व्हील। जो चक्रा होता है ना उसमें कितने होते हैं, 24 कलर होते हैं, वैसे तुम्हें आना चाहिए, बट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बच्चे ने रिप्लाई दिया, वन स्टूडेंट रिप्लाइड दैट इट इज़ 8 टाइम्स द नंबर ऑफ कलर्स इन द फ्लैग। अब बचे हुए कलर 3 होते हैं, सब जानते हैं यार, तिरंगा क्यों कहते हैं, इंटू 8 करोगे 24, तभी मैंने कहा था आंसर 24 है, ठीक है। फिर दूसरा बच्चा ये कहता है कि नहीं यार, सम ऑफ नंबर ऑफ कलर्स एंड लाइन्स वो 27 है। ये भी सच है, क्यों, सम ऑफ नंबर ऑफ कलर्स तो 3 होते हैं और लाइन्स होती है 24, जैसा कि मैंने बताया, तो हो गया 27। तो इसको हमें करना है कन्वर्ट द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द स्टूडेंट्स इनटू लीनियर इक्वेशन ऑन 2 वेरिएबल, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स एंड व्हील, लाइन्स इन द व्हील, ठीक है। और फिर लास्ट में पूछा है व्हाट डज द व्हील सिग्निफाई, ठीक है। व्हाट डज द व्हील सिग्निफाई इन द फ्लैग है इन द व्हील नहीं है, मतलब जो व्हील है वो फ्लैग में क्या सिग्निफाई करता है। ये यार उस टाइप के क्वेश्चन है जब कुछ CCE का सिस्टम चल रहा था, तो तुम्हें कुछ वो भी बताने थे, मोरल बेस्ड मतलब मोरल वैल्यूज़ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एनीवेज हम मैथ्स पे ध्यान देंगे यहाँ पे। तो हमें पता तो है इसका आंसर, बट फिर भी हमें ढंग से सॉल्व करके निकालना है। कैसे, तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी नहीं, तुम यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, तुम लिखोगे नंबर ऑफ लाइन्स, लेट द नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू x, फिर नंबर ऑफ कलर्स इज इक्वल टू y। अब तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कितना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, पहली स्टेटमेंट क्या थी, पहला बच्चे ने क्या बोला था कि यार इट इज़ 8 टाइम्स द नंबर ऑफ कलर्स, तो जो लाइन्स है इट इज़ 8 टाइम्स द नंबर ऑफ कलर्स, मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। दूसरे बच्चे ने क्या बोला था, उन दोनों का सम 27 है, यानी कि ये 27 है। इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लो इसको, कितना ज़्यादा सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन पे लो सीधा। अगर तुम दोनों को मतलब वो करते हो, x की जगह 8y पुट कर देते हो, तो कितना आ गया, 8y + y इज इक्वल टू 27। ऑफकोर्स 9y इज इक्वल टू 27, एंड ऑब्वियसली यार ये तुम्हारा y था, y कितना था, नंबर ऑफ कलर्स इन द फ्लैग हमेशा 3 है, मतलब अगर तुम उस ब्लू को हटा दो चक्र के रंग को, तो 3 तिरंगा हमारा है, y इज इक्वल टू 3, राइट। एंड मुझसे पूछा था नंबर ऑफ लाइन्स इन द व्हील बताओ ज़रा, तो वो कितनी हो जाएगी, वो भी बड़ी सिंपल है यार। हमें पूछा था कितना, x इज इक्वल टू कितना, 8y, x इज इक्वल टू 24, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, ये तुम्हें याद होना चाहिए, बेसिक स्टफ है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या पूछा था, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। एक यार ये चीज़ पूछ रखी है, व्हाट डज द व्हील सिग्निफाई इन द फ्लैग। अब एक्चुअली यार उस टाइम के जो पेपर आ रहे थे 2016-17, तो इसमें ऐसे ऐसे, अच्छा एक्चुअली 16 का बोर्ड तो मैंने भी दिया था हाँ 10वीं में, तो इनमें हमें बताना होता था, मोरल वैल्यूज़ के क्वेश्चन होते थे, कुछ भी पेल दो, कुछ भी पेल दो, ज़रूरी नहीं है तुम्हें बताना, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, इतनी ज्योग्राफी नहीं भी आती है तो बस बोल देना कि हाँ यार फ्लैग में व्हील जो है इट इज़ ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस, बस नंबर मिल जाएगी। आई डोंट थिंक अब उसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ठीक है यार, इसी के साथ जो वीडियो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का सेकंड लेक्चर हो जाता है ख़त्म। तुमने अभी तक क्या पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन, और मतलब सब्स्टिट्यूशन, और दूसरी चीज़ क्या है तुम्हारी, एलिमिनेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स तीसरी, चौथी बिल्कुल बेसिक जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कराए थे बस, और अलग अलग तरीके के मैंने को तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए हैं। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स थी सारी एक्सेप्ट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स अभी मैंने रखी है साइड में। कुछ होती है कि स्पीड वाली, 2 बंदे गाड़ी निकले हैं स्पीड, और फिर होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, सबसे बढ़िया क्वेश्चन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले वो नहीं कराए, और रेड्यूसेबल वाले नहीं कराए, बढ़िया वाले कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस, और ऑफ कोर्स ग्राफ तो अभी मैंने शुरू ही नहीं कराया, मेन वही था। तो मिलते हैं यार तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार टेक केयर एंड बाय।